यस, नो। ओके, सो आज हमारा टॉपिक होगा ई कॉमर्स एसईओ। ई कॉमर्स एसईओ लाइक है क्या? तो ई कॉमर्स एसईओ का बेसिक प्रिंसिपल है कि जो आपकी ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन आपकी जो भी शॉपिंग वेबसाइट है वो गूगल पर रैंक करे या किसी भी सर्च इंजन पर रैंक करे। उसके लिए बहुत सारे हमें एल्गोरिदम गूगल के समझने पड़ते हैं। कुछ टेक्निक्स वगैरह जो हमें वहाँ पे काम आएंगी वो हमें समझनी पड़ती हैं एंड ऑल दैट। तो आज हम ये माइंडसेट सीखेंगे कि ये हमें हमें किस स्ट्रक्चर से ई कॉमर्स एसईओ को अप्रोच करना होता है। तो इसमें काफ़ी टूल्स यूज़ होते हैं, बट आज हम उन सभी टूल्स को कैसे यूज़ करना है वो नहीं सीखेंगे। हम सीखेंगे कि उन टूल्स की मदद से हम कर क्या सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक माइंड मैप बना रखा है ई कॉमर्स एसईओ का। ओके, तो इसमें हमें सबसे पहले रिसर्च से बढ़ना है एंड देन हमें जब हमें मिल जाएगा कि हमें किस चीज़ किस कीवर्ड के लिए रैंक करना है एंड ऑल दैट, उसके बाद हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। वो ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज भी हो सकती है एंड ऑफ पेज भी हो सकती है। ओके, सो उसके बाद हमें रेगुलर बेसिस पर साइट ऑडिट करना पड़ता है। साइट ऑडिट क्या होता है? हमारी वेबसाइट में कुछ एरर्स वगैरह आ जाते हैं जिसकी वजह से गूगल उसे कम प्रेफरेंस देगा बिकॉज उसमें कुछ फॉल्ट्स हैं। तो हमें रेगुलर साइट ऑडिट भी करना पड़ता है। एंड लास्ट में एक वर्ड ऑफ कॉशन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, सो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला हमारा यहाँ पे जो सबसे मेन प्रिंसिपल है जिस पर ये हमारा पूरा आगे की जर्नी टिकी होगी वो होगा रिसर्च। रिसर्च बहुत बेसिक है। रिसर्च हम यहाँ पे करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की। बट सर्च इंजन के केस में डिमांड एंड सप्लाई किस चीज़ की? सर्च इंजन के केस में यूजर्स जो होते हैं सर्च इंजन के, वो सर्च इंजन से ये डिमांड करते हैं कि हमें इस कीवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताओ, राइट? एंड जो वेब पेजेस होते हैं वो इस इंफॉर्मेशन के एक तरह से सप्लायर हो गए। सो डिमांड जब हमें असेस करनी है तो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। लाइक जब भी मैं गूगल पर कुछ लिखता हूँ, लाइक मैं गूगल पर गया और मैंने लिखा एचपी लैपटॉप्स, तो ये एक कीवर्ड है। ओके, हमें देखना है कि लोग कैसे कीवर्ड्स के लिए सर्च कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास होता है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के बहुत सारे टूल्स होते हैं लाइक Ahrefs। हम वहाँ से आसानी से ये जान सकते हैं कि कौन से कीवर्ड के लिए कितनी सर्च ट्रैफिक है, कितने लोग सर्च कर रहे हैं, कैसी कैसी उनको पेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं एंड ऑल दैट। तो सबसे पहले हमें हर कीवर्ड का पर्पस जानना पड़ता है। पर्पस पर्पस यानी कि जब भी मैं कुछ सर्च करता हूँ ऑनलाइन, तो मेरे पास दो पर्पस हो सकते हैं। एक हो सकता है कि मैं उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कंटेंट जानना चाहता हूँ, और दूसरा होता है कि मैं उसका मतलब प्रोडक्ट बाय करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ हाउ टू चूज द बेस्ट लैपटॉप, यहाँ पे मैं गूगल से प्रोडक्ट नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे ये फलाना 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 प्रोडक्ट दिखाओ। मैं उससे कंटेंट मांग रहा हूँ कि मुझे बताओ कैसे चूज कर सकते हैं। तो वो वीडियो कंटेंट हो सकता है, वो ब्लॉग पोस्ट हो सकते हैं। जनरली ये एक्सटर्नल वेबसाइट्स होती हैं जो ये कंटेंट प्रोवाइड करती हैं। बट ई कॉमर्स के अंदर आप खुद ही अपनी कंटेंट मार्केटिंग करके ये जो मतलब अपना सर्च ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं एंड वही पेजेस, वो ब्लॉग पेजेस को आप अपने शॉपिंग वाले पेजेस से लिंक कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ। एक बहुत ही अच्छी कंटेंट मार्केटिंग करने वाली कंपनी है बियर्ड ब्रांड। ये ये मैन, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये बेसिकली मैन इनकी टारगेट ऑडियंस है। तो ये इनका पेज है, राइट? अब ये वीडियो भी अपने मतलब चैनल पे बनाते हैं यूट्यूब के, बियर्ड ब्रांड यूट्यूब। इन्होंने मतलब बहुत वीडियोस डाली हुई हैं आपको किस मतलब कैसे अपनी बियर्ड का मतलब मेंटेन कैसे करनी होती है एंड ऑल दैट, वो सब डालते रहते हैं और वहां से अपने प्रोडक्ट्स को लिंक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आप 1.62 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो ये एक तरीका है। ओके, और दूसरा जो मेरी, हाँ हाँ, ओके ओके, और दूसरा जो मेरा इंटेंशन हो सकता है सर्च करने का वो हो सकता है प्रोडक्ट खरीदना। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा एचपी गेमिंग लैपटॉप, तो इंटेंशन क्लियर है, मैं वो गेमिंग लैपटॉप बाय करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट पेजेस
कैटेगरी पेजेस या अपना होम पेज वो विजिटर को दिखा सकते हैं, राइट। तो डिमांड असेसमेंट हमें काफी हद तक समझ आ गया। देन सप्लाई, सप्लाई यानी कि जब यूजर्स गूगल से ये डिमांड कर रहे हैं तो गूगल उन्हें किस किस वेबसाइट, कौन कौन सी वेबसाइट शो कर रहा है। सप्लायर्स इंफॉर्मेशन के एक तरह से हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं सेम कीवर्ड्स के लिए रैंक करना चाहते हैं, राइट। सो सप्लायर में हमें करना पड़ता है कॉम्पिटिटर रिसर्च। कॉम्पिटिटर रिसर्च के अंदर क्या आता है, हमें कुछ कुछ उनके कॉम्पिटिटर, अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना पड़ता है, एंड देन हम उससे क्या, अपने में क्या एक्शन स्टेप्स ले सकते हैं कि हम उनसे बेटर रैंक कर पाएं। ये दो चीजें होती है इसके अंदर। हमें उनके बारे में क्या जानना होता है, एक हमें उनके कीवर्ड्स जानने होते हैं जिससे वो रैंक कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ उनकी डोमेन अथॉरिटी या स्पेसिफिक पेज अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, ये बेसिकली स्कोर्स होते हैं जो सर्च इंजन अलॉट करते हैं। तो कीवर्ड, ये हमें कीवर्ड एनालिसिस टूल से पता चल जाएगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स के लिए पर्टिकुलर वेबसाइट रैंक कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर बियर्ड ब्रांड मेरा कॉम्पिटिटर होता तो मैं अपने कीवर्ड टूल में डालता beardbrand.com, एंड वो मुझे बता देता ये कौन कौन से कीवर्ड्स के लिए ये पर्टिकुलर डोमेन रैंक कर रहा है, एंड साथ ही साथ उनकी डोमेन अथॉरिटी वगैरह बता देता। अगर आपके कॉम्पिटिटर की डोमेन अथॉरिटी कम है तो देर इज अ हाई चांस कि आप उसे सरपास कर सकते हैं थ्रू बेटर कंटेंट। अब जब आप अपने कॉम्पिटिटर को जान लेते हैं, उसके बाद एक्शन स्टेप्स होते हैं। एक्शन स्टेप्स कैसे, डिफरेंशिएटिंग योर वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बेटर कर सकते हैं, ज़्यादा सोशल बना सकते हैं। आप ज़्यादा बैकलिंक्स अपनी वेबसाइट में डालेंगे उनके मुकाबले, तो आपकी वेबसाइट हायर रैंक करने लग जाएगी। अगर उनके पास ब्लॉग नहीं है, कोई कंटेंट मार्केटिंग नहीं है, आप वो ऐड करेंगे तो आपका ब्लॉग की सर्च ट्रैफिक बढ़ेगी और गूगल आपकी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा बना देगा। और उनसे, उनकी साइट लोड स्पीड अगर कम है तो आप अपनी साइट लोड स्पीड बेटर कर सकते हैं। आप इस ऐसे इन तरीकों से उनको बीट कर सकते हैं। तो रिसर्च में ये हो गया। रिसर्च में बेसिकली हम देखते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स के लिए लोग सर्च कर रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली अपना कंटेंट मॉडिफाई करते हैं। एंड सप्लाई में हम देखते हैं कि उस कीवर्ड के लिए ऑलरेडी कौन कौन से ऐसे पेजेस हैं जो रैंक कर रहे हैं, क्या हम उन्हें बीट कर सकते हैं। बीट कर सकते हैं तो किस किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में हम उन्हें बीट कर सकते हैं। उसके बाद जब हम देख लेते हैं कि हमने कौन से कीवर्ड के लिए रैंक करना है, देन आता है ऑप्टिमाइजेशन, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना। ये दो तरीके का होता है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन यानी कि आप अपने, जो आपके कंट्रोल में है, जो आप अपनी वेबसाइट पर चेंज कर सकते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप कैसे अपनी वेबसाइट को गूगल के लिए मतलब गूगल के लिए डिज़ाइन कर देते हैं कि वो, गूगल उसे समझे कि वो एक बेटर वेबसाइट है। अब इसका पर्पस क्या है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का, इसके दो पर्पस हैं। एक कि ये गूगल को आपकी वेबसाइट रैंक करने में मदद करे, दूसरा कि आपके यूजर्स के लिए आपकी वेबसाइट फ्रेंडली हो, मतलब इजी टू नेविगेट हो जाए। ओके, गूगल को आपका वेबसाइट रैंक करने में कैसे मदद मिलती है, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन का आप यूज़ करते हैं। लाइक जिस कीवर्ड के लिए मैं रैंक करना चाहता हूँ, जैसे कि एचपी लैपटॉप्स के लिए मैं रैंक करना चाहूँगा, तो मैं अपने यूआरएल टाइटल, पेज टाइटल, हेडर्स, पैराग्राफ कॉपी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इमेज फाइल नेम्स में, और मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन, ऐसे मतलब जहाँ जहाँ मैं उस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे ऐसी ऐसी कीवर्ड्स का यूज़ करूँगा जो लोग ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं। मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एक समरी सा डिस्क्रिप्शन होता है जो कि गूगल की सर्च इंजन्स पर दिखता है। इंटरनल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग यानी कि आप अपनी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को आपस में लिंक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने वेबसाइट का ब्लॉग मेंटेन कर रहे हैं, तो आप अपने ब्लॉग के थ्रू शॉपिंग वाली अपने पेज पर लिंक करेंगे कि आप ये हमारा प्रोडक्ट है, आप ऐसे इस पेज पर जाके इसे बाय कर सकते हैं। तो इससे इंटरनल लिंकिंग बिल्ड होती है जो भी काफ़ी अच्छी होती है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। एंड दूसरा पर्पस, यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट। यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट, एक तो वो यूजेबल होनी चाहिए, यानी कि इजी टू नेविगेट, चेकआउट प्रोसेस सीमलेस होना चाहिए, और लोडिंग स्पीड बहुत क्विक होनी चाहिए, क्योंकि आजकल यूजर्स को लोडिंग स्पीड बहुत ही एक मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है।
साइट स्ट्रक्चर डिपेंड करता है आपके कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के हैं और कैटेगरीज के हैं। साइट स्ट्रक्चर बेसिकली होता है आपका एक होम पेज एंड उसके अंदर 3 कैटेगरीज, 3 मतलब 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो उस कैटेगरीज के अंदर वेरियस प्रोडक्ट्स, ऐसे आप अपना साइट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक इंटरलिंक्ड साइट स्ट्रक्चर जो होता है वो बेटर रहता है। मोबाइल फ्रेंडली वर्जन, आजकल डेटा हमें बताता है कि बहुत सारे शॉपर्स मोबाइल के थ्रू शॉपिंग करते हैं रादर देन डेस्कटॉप के थ्रू। सो हमें अपनी वेबसाइट इस तरह से भी ऑप्टिमाइज करनी है कि वो मोबाइल के लिए भी बेटर वो रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड करे। और कस्टमर रिव्यूज आप ऐड कर सकते हैं, क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, कन्वर्जन रेट्स बढ़ते हैं एंड ऑल दैट। सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, अगर आप अपने सोशल चैनल्स भी अपनी वेबसाइट से लिंक कर देंगे, उसके कई फायदे हैं। एक तो आपको बैकलिंक्स मिल जाते हैं अपने ही चैनल के थ्रू एंड कुछ लोग जो आपका कंटेंट शेयर करते हैं उनके थ्रू। दूसरा, आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं और वहां पर आप अपने कस्टमर्स के साथ एंगेज भी कर सकते हैं। ओके, सो हम अगर एक ब्रीफ में देखें तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हम करते हैं ताकि यूजर्स को हमारी वेबसाइट यूज करने में आसानी हो, और वो हमारी वेबसाइट पर जब ज्यादा समय बिताएंगे तो गूगल ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट को रैंक करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है जब यूजर्स वहां पर ज्यादा समय बिता रहे हैं तो वो रेलिवेंट वेबसाइट है। एंड गूगल को वो कैसे मदद करती है, हम अपना कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो जब भी कोई गूगल देखता है, जब भी कोई सर्च क्वेरी होती है और गूगल देखने जाता है कि कौन कौन से पेजेस में इसे दिखा सकता हूँ, देन जिसमें कीवर्ड बहुत ही रिच कीवर्ड्स का यूज किया होता है, गूगल को लगता है कि ये बहुत रेलेवेंट कंटेंट है, तो वो उसे पहले प्रायोरिटी देगा। दूसरे टाइप का एसईओ हमारी ऑप्टिमाइजेशन होती है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। सो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन उन प्रोसेसेस को कहते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, यानी कि आपकी वेबसाइट से बाहर आप बाकी वेबसाइट्स का यूज करके अपनी अपनी रैंकिंग कैसे बढ़ा सकते हो। ये बेसिकली लिंक बिल्डिंग होती है, इनबाउंड लिंक्स। कोई और वेबसाइट आपकी वेबसाइट को लिंक करे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लैपटॉप्स की बात कर रहा था, अगर मैं एक लैपटॉप डीलर हूँ तो लैपटॉप ब्लॉग्स जो होते हैं, जो टेक ब्लॉग्स होते हैं, अगर वो मेरी वेबसाइट को लिंक करें कि आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, देन मेरी क्रेडिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है क्योंकि मेरे बैकलिंक्स बढ़ रहे हैं। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्यों करना है? इसके हमारे पास बहुत ही अच्छा रीजन है। बैकलिंक्स, गूगल बैकलिंक्स को बहुत ही सीरियसली लेता है। बट कौन से बैकलिंक्स? जो हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स होते हैं, ये ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाई अथॉरिटी कौन से और लो क्वालिटी कौन से, कैसे करना होता है। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन को कुछ लोग मतलब बहुत ही एक्सेसिवली यूज करते हैं। वो मतलब आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी गूगल के नजरिए में बहुत डाउन कर देता है। डूज अर्न हाई क्वालिटी इनबाउंड लिंक्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई, जैसे मैंने बताया अभी, टेक ब्लॉग अगर मेरे उसको लिंक कर रहा है वेबसाइट को, तो गूगल विल थिंक कि ये रेलेवेंट पेज है। सिमिलरली अगर कोई प्रेस रिलीज है एंड कोई मीडिया वेबसाइट टाइप वो हमारे वेबसाइट को लिंक कर रही है, देन इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड हाई क्वालिटी। एंड वेबसाइट अगर आप बैकलिंक्स मतलब कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से गेन कर रहे हो, तो अपने रेलेवेंट पेजेस को ही उनको ऐसा लिंक प्रोवाइड करें कि वो रेलेवेंट पेजेस को जाके हिट हो। सम डोंट्स: डू नॉट गेट लिंक्स फ्रॉम लो अथॉरिटी वेबसाइट्स। लो अथॉरिटी वेबसाइट्स बेसिकली ऐसी वेबसाइट भी होती हैं जो आपको फ्री में गेस्ट पोस्ट करने देती हैं। लाइक हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, आप आओ हमारे वेबसाइट में कुछ भी पोस्ट करो, तो गूगल की टर्म्स, गूगल के नज़रिए में वो वेबसाइट पहले ही बहुत ही लो अथॉरिटी है, उसके उसके उससे लिए हुए बैकलिंक्स आपको फायदा नहीं देंगे। और कभी कभी गूगल ऐसे वेबसाइट्स को पीनलाइज भी करता है सर्च रैंकिंग्स आपकी डाउन करके। एंड ऑल्सो डू नॉट लिंक टू द सेम पेज अगेन एंड अगेन। अगर आप मतलब प्रेस रिलीजेस कर रहे हैं एंड आप सेम एक ही पेज को बार बार लिंक कर रहे हैं, तो गूगल थिंक्स कि ये कोई मलिशियस एक्टिविटी हो सकती है। सो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, इन दोनों का हमें कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ता है। इसके बाद सब कुछ ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस होने के बाद भी
आपकी वेबसाइट्स में कभी कुछ एरर्स रह जाते हैं जिसकी वजह से आपका आपके कस्टमर्स को मतलब कि वेबसाइट नेविगेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, वेबसाइट की स्पीड डाउन जा सकती है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। लाइक कुछ लिंक्स बिल्कुल वो हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, ये लिंक्स खुलेंगे ही नहीं, कभी कभी होता है। तो आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी साइट का ऑडिट करना होता है। इसके लिए भी आपको काफ़ी टूल्स मिल जाते हैं। गूगल खुद भी गूगल सर्च कंसोल के थ्रू अपना आपको बता देता है आपके ये यूआरएल्स जो हैं वो अच्छे अच्छे चल रहे हैं, एंड इनमें कुछ कुछ एरर है। जो एरर्स हैं वो हम ढूंढेंगे टूल्स के थ्रू। काफ़ी टूल्स हैं, और गूगल का मैंने जैसे बताया, गूगल सर्च कंसोल खुद भी आपको वो लिंक्स बता देता है जो एरर फॉल्टी हैं, उन्हें आपको देखकर रिमूव करना है। वेबसाइट स्पीड मतलब जब इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, वेबसाइट स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है। लेस देन 3 सेकेंड में वेबसाइट जो लोड हो जाती है उसे आइडियल माना जाता है। 3 सेकेंड से ज़्यादा अगर कोई वेबसाइट लगा रही है लोड होने में, देन 40% बाउंस रेट मतलब उनका बढ़ जाता है। इट मतलब सिंपल टर्म्स में कि लोग ये पसंद नहीं करते वेबसाइट स्पीड स्लो लोड होना, एंड वो साइट छोड़ के चले जाते हैं। एंड लास्ट में वर्ड ऑफ कॉशन, डू नॉट मेक गूगल योर एनिमी। ये कैसे होता है? देखो, एसईओ दो तरह का होता है, एक होता है वाइट हैट एसईओ, एक होता है ब्लैक हैट एसईओ। वाइट हैट एसईओ जो हमने अभी डिस्कस किया, गूगल जिन टेक्निक्स को वैलिड मानता है उन्हीं का यूज करके हम आगे अपनी वेबसाइट्स को रैंक करना चाहते हैं, यूजिंग टेक्निक्स लाइक बाय सर्च इंजिन। ओके, बट इसी के साथ हमें अपनी वेबसाइट बनानी होती है जो कि यूजर फ्रेंडली हो। यूजर फ्रेंडली यानी कि ह्यूमन फ्रेंडली। भले ही हम सर्च इंजन रैंकिंग्स को देख रहे हैं, बट हमें अपनी वेबसाइट गूगल के हिसाब से नहीं बनानी। हमें अपनी वेबसाइट बनानी है कि जो हमारे यूजर्स हैं उनके लिए वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव रहे। गूगल ज़्यादा मतलब कि अपने एल्गोरिदम को चेंज कर रहा है ताकि वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह बिहेव कर पाए। दूसरा, ब्लैक हैट एसईओ, सर्च इंजन के रूल्स ब्रेक करके हम सर्च इंजन में रैंकिंग हायर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया, एक्सेसिव लिंक बिल्डिंग, जो लो अथॉरिटी बैकलिंक्स हम लेते हैं, उससे वो गूगल एक तरह से मलिशियस एक्टिविटी देखता है, एंड हमारी सर्च रैंकिंग्स काफ़ी डाउन चली जाएंगी उससे। ये एक तरह से रिस्की भी है, क्योंकि आप अलग अलग वेबसाइट्स में जिन्हें आप जानते नहीं हैं कि उनकी वो वेबसाइट सेफ है, सिक्योर है एंड ऑल दैट, वो डेटा किसके पास है, आप वहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देते हैं, एंड उसके थ्रू वो आपके डेटा को ब्रीच कर सकते हैं। एंड गूगल ऑफ्टन चेंजेस इट्स एल्गोरिदम, तो ये कभी भी सिमिलर नहीं रहता। अगर आप ब्लैक हैट एसईओ का यूज करते हैं तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट जो टॉप पे भी रैंक कर रही होगी वो इतनी नीचे गिर जाएगी कि मतलब उसे वापस रिवाइव करना मुश्किल हो जाता है। सो एक समरी अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें कीवर्ड्स को टारगेट करना है कि हमें किन कीवर्ड्स के लिए रैंक होना है। उसके लिए डिमांड सप्लाई देखनी है, जहां गैप दिखा वहां हमें अपना टारगेट हिट करना है। और कभी कभी, और अगर वो कोई ऐसा डेफिसिट नहीं है, डिमांड सप्लाई डेफिसिट नहीं भी है, तो भी हम अपने सप्लायर से किस तरह बेटर हो सकते हैं वो हमें कीवर्ड रिसर्च टूल्स के थ्रू असेस करना है, एंड उनसे बेटर वेबसाइट क्रिएट करनी है। ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, अपने पेजेस में आप जो चेंजेस कर सकते हैं कीजिए। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन जो आप बाकी वेबसाइट्स के थ्रू लिंक बिल्डिंग एंड ऑल कर सकते हैं वो भी कीजिए। साइट ऑडिट, सम एरर्स जो रह जाते हैं वो, एंड गूगल के एल्गोरिदम को रिस्पेक्ट करना है। गूगल के एल्गोरिदम को रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि ज़्यादा ध्यान देना है आपको यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाने पर, रादर देन कि आप सर्च इंजन को गेम करके कुछ और हासिल करें। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ई कॉमर्स साइट्स के लिए बहुत ही मतलब मैं कहूँगा ज़्यादा मैटर करती है। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ भी बाय कर रहे हैं गूगल के थ्रू, तो हमें बहुत 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 ज़्यादा कंटेंट मिलता है। तो अगर मैं कुछ भी बाय कर रहा हूँ तो मेरे जो टॉप 3 वेबसाइट्स हैं, टॉप 4 वेबसाइट्स हैं, जब तक मैं उनका सारा कंटेंट देखूंगा
तब तक मैं उन्हीं में से कोई डिसीजन बना चुका हूँगा कि ये जब मैं कोई 3-4 देख लूँगा, मैं उन्हीं में से कंपैरिजन कर लूँगा एंड मैं नीचे जाऊँगा ही नहीं। ये बहुत बार होता है कि जो टॉप 4, मतलब अब तो गूगल के पहले पेज में आके भी आपको कोई गारंटी नहीं है कि विजिटर आपका पेज विजिट करेगा। टॉप 1, टॉप 2 बस। तो अब हमारे ये वाली प्रेजेंटेशन ख़त्म हो चुकी है एंड हमारे पास यहाँ पे हमारे भाई हैं जयंत भाई, इनके पास बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स का। तो अब मैं इनको हैंड ओवर करना चाहूँगा और ये हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर दे सकें तो। जयंत भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Second, Bhavesh, can you guys see me? Yes, yes. अच्छा, okay, good. Just a sec. Okay. Thank you very much, Bhavesh. So experience तो बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं I don't really work on e-commerce site per se. I work on marketplaces. तो मेरा काम होता है Amazon का SEO बढ़ाना। Okay. और इवन जो आपने बोला कि कैटेगरीज का SEO डालना है, उसको ऑप्टिमाइज करना है अपनी कीवर्ड्स से, अपने प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन को। और इवन और एक टिप मैं एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ कि मतलब अगर ये आपकी ई कॉमर्स साइट भी है, फिर भी उसके ऊपर एक ब्लॉग सेक्शन ऐड करके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ब्लॉग लिखना भी चालू कर सकते हैं। वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आज के डेट में हर ई कॉमर्स साइट, इवन अमेजोन भी अभी डिजिट के साथ पार्टनरशिप करके उनका आर्टिकल अपने यहाँ ला रही है। बिल्कुल, ठीक है। और काफी ऐसे, जैसे शॉपिफाई हो गया, शॉपिफाई का खुद का ब्लॉग सेक्शन है अभी, उसके ऊपर वो लोग ई कॉमर्स का ब्लॉग्स लिखते हैं। प्रिंटफुल का हो गया। तो इससे क्या होता है, लोग ब्लॉग्स में आते हैं, उससे वो लोग शॉप में चले जाते हैं। भैया भावेश वांट्स टू स्पीक। भावेश प्लीज। हेलो, हाय हाय भावेश, आवाज आ रही है? हाय। हाँ जी। हाँ जी, मैं बोल रहा था कि आपने कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताया था ना अभी। जी। तो मैं कहना चाह रहा था कि कीवर्ड रिसर्च तो करते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक और काम कर सकते हैं। जैसे अपने लोग, मान लो कि आप कोई न्यू है इस फील्ड में, कि कोई इंसान न्यू है, तो उसके पास ज्यादा वो नहीं होता है। तो वो एक और काम कर सकते हैं, जो साइट मैप होता है ना कीवर्ड रिसर्च में, या फिर एएचरेफ, सेमरस या फिर मॉज प्रो, किसी में भी, उसमें साइट मैप का वो एक ऑप्शन आता है। वहां पे जाके लोग देख सकते हैं कि वो किस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं। ये तो उस वहां पे भी शो होता है, वहां पे भी शो होता है साइट मैप पे कि किस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं। और साथ साथ में ये भी शो होता है कि उन्होंने किस पुराने पोस्ट को कितनी बार अपडेट करा। 6 महीने पुरानी चीजें दिख जाती है कि कौन कौन से पोस्ट उन्होंने अपडेट करे हैं। इससे क्या होता है कि उनके जो एसईओ होता है ना, एसईओ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ता है। और वो जो जब अपडेट होता है ना, 4-5 बार अगर कोई इंसान अपडेट कर रहा है, और कोई साइट है जो कि उन्होंने एक बार लिखा और छोड़ दिया, उसे अपडेट नहीं करा, जो कि फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है, बट उन्होंने अपडेट नहीं करा 6 महीने तक। अगर 6 महीने तक अगर हर महीने 1-2 बार अपडेट होता रहा ना उन्हीं का पोस्ट, सेम पोस्ट, तो वो जो पोस्ट है ना, अगर वो लास्ट पेज पे भी है तो वो फर्स्ट पेज पे रैंक कर जाएगी। अच्छा, इसमें हमें पोस्ट अपडेशन को भी काफी अच्छा मिलता है, क्रेडिट मिलता है एक गूगल बात से। बताओ, जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो मैंने पढ़ा कि जब आपके वेबसाइट पर कस्टमर रिव्यूज आते हैं तो वो गूगल उसे एक अपडेशन के नजरिए से देखता है कि ये साइट में कुछ नया ऐड हुआ है, तो वो कस्टमर रिव्यूज उसमें भी हेल्प करते हैं। अपडेशन तो नहीं बोलूंगा, दैट इज लाइक एन एंगेजमेंट। कि एक बंदा आके एंगेज हो रहा है, तो आपका वेबसाइट दूसरों के लिए एंगेजिंग है, चाहे खराब रिव्यू भी हो, लेकिन वो एंगेजमेंट है। अच्छा रिव्यू तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इवन अमेजोन पे बताता हूँ मैं जो करता हूँ ना, वो लोग अपने रिव्यूअर्स को बोलते हैं आपको अगर प्रोडक्ट नहीं भी अच्छा लगा तब भी रिव्यू दे दो, क्योंकि रिव्यू जितना मिलेगा सर्च इंजन को लगेगा कि हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा बिकता है, इसलिए रिव्यू मिल रहा है, चाहे अच्छा हो बुरा हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी सही चीज है जो अपना लोग कमेंट देते हैं, रिव्यू देते हैं, स्टार्स रेटिंग देते हैं, तो वो भी अपने कस्टमर को आपके तरफ से कॉल करके बोलना पड़ता है कभी कभी कि सर एक बार रिव्यू दे दो, आपको हम 5% 10% कैशबैक दे देंगे, ऐसे करना पड़ता है। वो अगर आप स्टार्टिंग में ऐसा करते हो, रिव्यू के लिए आप एग्रेसिव हो और आप उनके साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर पाते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू, तो लोग वहाँ पे आपके साथ ट्रस्टेबल हो जाते हैं कि आपने वहाँ पे किया उनके साथ, यानी कि इंटरेक्ट करा है आपने उनके साथ। मैं तो बोलूंगा भावेश नमन, कमेंट भी मत करो, सीधा का सीधा कॉल करो उनको, क्योंकि आपके पास उनका नंबर भी आ जाता है शिपिंग के। और ये बहुत अच्छा ट्रिक है। इवन
हाँ, वो लोग तो अपने ऑर्डर करेंगे ना, नंबर तो देंगे ना उधर, तो उनको आप कॉल करके पूछो कि सर देखिए हम तो नए वाले हैं। ऐसे बड़े कंपनीज ये नहीं करते। अच्छा, आप नए कंपनीज हो तो आप अपने तरफ से वो पर्सनल टच ऐड कर सकते हो। देखिए हम अभी नए नए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करें, भले आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा हो, और हम चाहते हैं कि कितना अच्छा प्रोडक्ट हमने बेचा है, हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपका रिव्यू हमें चाहिए, प्लीज आके हमारे साइट में डाल दीजिए। यहाँ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप साइट में डालेंगे तो और अच्छा रहेगा, आपको कुछ 5% का कैशबैक दे देंगे। कौन नहीं देगा, इंसेंटिव मिल रहा है तो कौन नहीं देगा, है ना। सबको पैसा सेव करना है उधर। बिल्कुल। तो ऐसा छोटे छोटे ट्रिक्स डालने पड़ते हैं अपने एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए। इजी नहीं है लेकिन इफेक्टिव है। टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। एफएक्यूज अगर आप खुद डालने लगो तो एक एक एफएक्यू डालने में मतलब बहुत टाइम लग जाता है। राइट। तो बात है या वो तो है। एफएक्यूज काफी अच्छे अच्छे काम करते हैं। हम एफएक्यू तो आप अमेज़न से भी, अगर सेम प्रोडक्ट अमेज़न पे लिस्टेड है, वही क्वेश्चन आंसर उठा लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कॉपी पेस्ट मत करना, अपने अपने तरीके से लिखना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो भी कर सकते हैं, कंटेंट ज्यादा रहना चाहिए। एक चीज और थी, आप अगर 4000 वर्ड में लिखते हो ना उसी के डिस्क्रिप्शन को अच्छे से, और आप उसे विद इन ईयर 5 to 10 टाइम्स अगर आप उसे अपडेट कर देते हो, तो वो आपकी फर्स्ट पेज या फिर सेकंड पेज पे रैंक हो जाएगी। एक्चुअली भावेश भाई, मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को इतना लंबा रखो। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को इवन अमेज़न में भी लिमिटेड रखते हैं, वो 200-300 वर्ड के अंदर ही रखते हैं। एक रीजन है उसका कि जो कस्टमर आके पढ़ता है, अल्टीमेटली आपको बेचना है सामान, आपको रैंक कराना वो बहुत बड़ी बात। डिस्क्रिप्शन के लिए मैं सही बोला, आपने जो बोला वो सही है, बट उसके एक रिव्यू जो जनरेट होती है ना, जस्ट आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे एक रिव्यूज का भी ऑप्शन रख दो कि यहाँ पे रिव्यूज है, आप इसके बारे में पूरी चीजें जान सकते हो। सारी चीजें वहाँ पे वो तो डालना ही है। डिस्क्रिप्शन से ज्यादा एक काम करेगी कि मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन से दो प्रॉफिट होंगी। ओके, दो प्रॉफिट होगी। ये एक तो पहला कि आपका ब्लॉग जब 4000 वर्ड का होगा तो अभी के कंपटीशन के अनुसार आप पहले तो आपको रैंकिंग में अच्छी वो मिलेगी। जब रैंक करेगी आपके पोस्ट तो वहां पे से इंटरलिंक्ड होगी दोनों चीजें। तो आप जब एक इंसान वहां पे पहुंचेगा तो वो आपके प्रोडक्ट पे भी पहुंचेगा। जब प्रोडक्ट पे पहुंचेगा तो ब्लॉग तो लंबे होने ही चाहिए, ऐसा नहीं है, ब्लॉग तो लंबे कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन छोटा रख सकते हैं, उनको इंटरलिंक कर सकते हैं ब्लॉग के साथ। वो सही बात बोले भावेश भाई ने एकदम। और ये क्या है अमन, जॉइन आवर नेटवर्क? ये हमारी ट्राइब है। यहाँ पर हम ई कॉमर्स से रिलेटेड ही बातें करेंगे। कुछ किसी को कुछ पूछना होगा तो बाकी पार्टिसिपेंट्स उन्हें आंसर कर सकते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं। www.amanmahajan.com/network टेलीग्राम ग्रुप है एक, कोशिश कर रहे हैं कि बिल्ड कर सकें। लिंक दे दो चैट। ओके वेट। चैट शायद खुल नहीं रही है, मैं मेल पे भेज दूंगा आपको। इज दैट फाइन? ठीक है चलो, बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू।